स्टार्ट लेते हैं हम सेट से। सेट क्या चीज़ है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का वर्ड है ये बहुत सिग्निफिकेंट है और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। यानी वो चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं सेट में जो वेल डिफाइंड है। अब वेल डिफाइंड कौन सी चीज़ें हैं? वेल डिफाइंड वो चीज़ें हैं जिन पे किसी किस्म का कोई क्लैश ना हो, किसी किस्म का कोई इख्तलाफ ना हो। वो चीज़ें वेल डिफाइंड है। मतलब एक गिलास है तो वो एक गिलास ही है, कोई नंबर है तो एक नंबर है, उसमें किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी वेल डिफाइंड काउंट की जाती हैं। चेयर्स हैं, चेयर एक वेल डिफाइंड चीज़ है। स्टूडेंट्स हैं, एक वेल डिफाइंड चीज़ है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो वेल डिफाइंड में आती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वेल डिफाइंड नहीं होती हैं, उसको जांचने का, उसको असेस करने का हर एक बंदे का अपना क्राइटेरिया हो सकता है। जैसा कि जहानत की हम अगर बात कर लें तो जहानत को कई तरीकों से देखा जा सकता है। अ, सिर्फ ये नहीं है कि कोई बंदा जो है वो पढ़ाई में कितना लायक है तो उसी को ही ज़हीन माना जाता है। कुछ लोग अपने जो प्रोफेशन होता है उसमें बहुत काबिल होते हैं तो उनको भी ज़हीन माना जाता है। तो इसी तरह खूबसूरती की अगर हम बात करें तो फिर खूबसूरती भी जो है वो भी उसमें भी क्लैश आ जाते हैं कि खूबसूरती किसको कहेंगे। कलर वाइट होने को खूबसूरती कहा जाएगा या किसी के जो फेस फिगर्स हैं उनको खूबसूरती का नाम दिया जाएगा। तो इसमें भी ऑब्जेक्शन आ जाते हैं। तो लिहाजा ये भी कोई वेल डिफाइंड चीज़ नहीं है। मिस्टीवियस की बात कर लें कि कोई बच्चा कितना शरारती है तो वो भी इसमें नहीं आता, क्योंकि ये हर एक को इस चीज़ को असेस करने का जो क्राइटेरिया है वो हर बंदे का अपना क्राइटेरिया। तो लिहाजा इस तरह की जो चीज़ें हैं वो वेल डिफाइंड में नहीं आती। तो सेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का है। और सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल लेटर से, ए बी सी से। सेट की अगर हम टाइप्स की बात करें तो नेचुरल नंबर का सेट है, वन से स्टार्ट होते हैं और अप टू सो ऑन। होल नंबर में सिर्फ ये है कि नेचुरल नंबर में अगर आप जीरो ऐड करते हैं तो वही नेचुरल नंबर का सेट कन्वर्ट हो जाता है। होल नंबर के सेट में इंटीजर नंबर जो है वो जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, यानी वही होल नंबर जो है उनके साथ जब आप प्लस माइनस ऐड कर देते हैं तो वो इंटीजर्स का सेट बन जाता है। इवन में आप सिर्फ वो नंबर लेते हैं जो टू से डिवाइड हो जाते हैं और इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। आठ नंबर में प्लस माइनस वन प्लस माइनस थ्री, इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो टू पे डिवाइड नहीं होते उनको आप ऑड नंबर कंसिडर करते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं या फिर वन पे डिवाइड होते हैं, इसके अलावा वो किसी और पे डिवाइड नहीं होते। तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर का सेट कहा जाता है। टू से स्टार्ट होते हैं और फिर आगे थ्री फाइव सेवन इलेवन अप टू वन। रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनका जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट करता है। जैसे नाइन है, थ्री का स्क्वायर होता है, फोर्टीन है, सॉरी सिक्सटीन है, फोर का स्क्वायर होता है, ट्वेंटी फाइव है, फाइव का स्क्वायर होता है। तो इस नंबर, ऐसे नंबर का जब आप स्क्वायर रूट की फॉर्म में जब आप उनको लिखते हैं तो वो भी एक रैशनल नंबर है। लेकिन इसके जब आप अपोजिट बात करते हैं कि कोई ऐसा नंबर है जो इनकम्प्लीट स्केयर है तो उसका जब आप स्केयर रूट लेते हैं तो वो इरेशनल नंबर होता है। जैसा कि आप फाइव का स्केयर रूट ले लें, थ्री का स्केयर रूट ले लें, एट का स्केयर रूट ले लें, ट्वेल्व का स्केयर रूट ले लें। तो इस तरह के जो नंबर हैं जिनका कंप्लीट स्केयर नहीं होता उनका जब आप स्केयर रूट लेते हैं तो ऐसे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। रियल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर यानी क्यू और क्यू डैश का जब आप यूनियन ले लेते हैं, दोनों को इकट्ठा कर देते हैं तो आपके पास रियल नंबर आते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर कोई नंबर डेसिमल में लिखा हो तो कैसे जज कर सकते हैं कि वो नंबर रैशनल है या इरेशनल है? तो डेसिमल नंबर्स की तीन टाइप्स होती हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये रैशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, यानी टर्मिनेट नहीं हो रहे लेकिन रिकरिंग है, यानी उसमें कुछ नंबर बार बार आ रहे हैं, तो ये भी रैशनल नंबर ही कंसिडर किए जाते हैं। और थर्ड जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ना तो डेसिमल के बाद वो खत्म हो रहे हैं और ना ही वो रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर जो है वो इरेशनल होते हैं। ये टर्मिनेटिंग की मैंने ऊपर एग्जांपल लिखे हैं 2.50, ये आप देख सकते हैं कि डेसिमल के पास सिर्फ दो नंबर है और फिर ये खत्म हो गए हैं। सिमिलरली 4.25, 3.42, इस तरह के नंबर जो डेसिमल के बाद चंद दिनों बाद खत्म हो जाते हैं, आगे जारी नहीं रहते, ऐसे नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। और ऐसे नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद नंबर खत्म नहीं हो रहे बल्कि डॉट्स लगे हैं, यानी मतलब है ये नंबर चल रहा है आगे। बट रिकरिंग और ऐसे नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद नंबर खत्म नहीं हो रहे बल्कि डॉट्स लगे हैं, यानी मतलब है ये नंबर चल रहा है आगे। बट रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब है कि इसमें कुछ एक नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे मैंने पहले एग्जांपल में देखे तो पॉइंट के बाद थ्री जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन दूसरे एग्जांपल में देखें तो एक ग्रुप ऑफ नंबर है टू फोर थ्री, टू फोर थ्री, टू फोर थ्री, ये बार बार आ रहा है। तो ऐसे नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग कहलाते हैं। और ये नंबर जो है ये भी रैशनल नंबर होते हैं। थर्ड टाइप जो है वो इसमें नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ना तो डेसिमल के बाद ये खत्म हो रहे हैं और ना ही नॉन रिकरिंग है, यानी कि ना इसमें कोई से रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि ये 2.71832। अब इसमें कोई ग्रुप ऑफ नंबर जो है वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा, तो ऐसे नंबर जो है वो इरेशनल नंबर होते हैं। अच्छा, पाई और ई। पाई आपको पता है वो 22/7 या 3.14 जिसे कहते हैं वो। और ई जो कि लॉगरिथम में यूज होता है 2.71828, ये नंबर की वैल्यू नीचे लिखी हुई है। ये दोनों नंबर जो है ये स्पेसिफिकली आपने याद रखना है, ये दोनों इरेशनल नंबर है। और यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताता चलूँ कि पाई जो है, जो यहाँ पे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है,
ये वाला पाई, ये जो पाई नंबर आपको नजर आ रहा है, ये इरेशनल नंबर है। लेकिन जो 3.14 है वो रैशनल नंबर है। जी, पाई और 3.14 ये दोनों एक चीज नहीं है, ये याद रखें। पाई जो है वो एक्चुअली क्या होती है, रेश होती है सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल डिवाइडेड बाय डायामीटर ऑफ सर्कल। यानी अगर पाई को एग्जैक्ट आप लिखना चाहें तो पाई को आप ऐसे लिखेंगे, पाई इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय डायामीटर ऑफ सर्कल। तो ये एक्चुअली पाई होता है। यानी दो चीजों की रेशो है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और डायमीटर ऑफ सर्कल, इन दोनों की जब आप रेशो लेते हैं तो उससे हमें पाई मिलता है। और ये जो 3.14 है ये पाई नहीं है, बल्कि ये आप क्या कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लेते हैं पाई की। तो लिहाजा पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। लेकिन जो 3.14 है या आप कह लें 22/7, ये जो है ये रैशनल नंबर है। ये दोनों रैशनल नंबर है। और ये जो पाई है एग्जैक्टली जिसको पाई लिखा जाता है इस फॉर्म में लिखा होगा तो ये इरेशनल नंबर होगा। लेकिन जब 3.14 की फॉर्म में होगा या 22/7 की फॉर्म में होगा तो ये रैशनल नंबर कंसिडर किया जाएगा। सेट थ्योरी के बारे में है कि ये सबसे पहले 1873 में जॉर्ज कैंटर ने ये सेट थ्योरी डेवलप की थी। कुछ सिंबल्स हैं, जो ये एप्सिलॉन कह लें या ई कह लें, ये बिलोंग्स टू के लिए यूज होता है कि जब कोई एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग करता है तो हम उस वक्त उसको इस एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ आप सबको पता ही है। और इसके बाद ये वेल डिफाइंड को यहाँ पे देखा गया कि वेल डिफाइंड क्या चीज़ है, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। टाइप्स ऑफ सेट्स, एम्प्टी सेट कह लें, नल सेट कह लें, इसको आप दो खाली ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके दो मेथड हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं डेफिनेशन के, सेट जो है वो तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट की कलेक्शन का नाम है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट तो है ही कौन, ना तो फिर ये सेट की डेफिनेशन पे कैसे पूरा उतरता है। तो एम्प्टी सेट का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि बाद औकात कुछ ऐसी चीज़ों से हमें वास्ता पड़ता है जो एग्जिस्ट नहीं करती होती। सपोज आप कह लें कि ऐसे डंकीज का सेट जिनके हॉर्न्स हैं, सींग हैं, ठीक है। तो अब ऐसा तो कोई गधा नहीं मिलेगा आपको जिसके सींग होंगे। इसी तरह आप कह लें कि ऐसी गर्ल्स का सेट जिनकी हाइट जो है वो 50 फीट है। तो ऐसी कोई गर्ल आपको नहीं मिलेगी जिसकी हाइट जो है वो 50 फीट होगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी उनको रिप्रेजेंट करने के लिए फिर हमें ये एम्प्टी सेट का सहारा लेना पड़ता है। इसको हम यूज़ करते हैं इन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन के लिए। और हम दो खाली ब्रैकेट्स लगा देते हैं या फिर फाई का सिंबल यूज करते हैं। फाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट्स जो है वो फाइनाइट हो, आप काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, अनकाउंटेबल हो, आपको नहीं पता कि कहाँ पे खत्म हो रहे हैं। सिंगल्टन सेट ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। और इक्वल सेट और इक्विलेंट सेट, ये दोनों में थोड़ा फर्क याद रखिएगा, एक इक्वल होता है और एक इक्विलेंट होता है। तो इक्वल सेट वो होते हैं जिनमें जो नंबर्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं वो एक्जैक्टली सेम होते हैं। जैसे कि ये मैंने सेट नीचे दो लिखे हैं, 1 2 5, और दूसरा सेट है 2 5 1। तो इनमें देख सकते हैं दोनों में 1 मौजूद है, दोनों में 2 मौजूद है और दोनों में ही 5 मौजूद है। लिहाजा ये दोनों के दोनों इक्वल सेट है। लेकिन जब हम बात करते हैं इक्विलेंट सेट की, तो इक्विलेंट सेट में सिर्फ सेट के एलिमेंट की तादाद बराबर होनी चाहिए, एलिमेंट्स का बराबर होना जरूरी नहीं है। जैसा कि ये देखिए पहले सेट में 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं और सेकंड सेट ए बी सी, हालांकि टोटली डिफरेंट चीज, एक में नंबर है दूसरे में अल्फाबेट्स हैं। तो चूंकि नंबर बराबर है, ऊपर में भी 3 एलिमेंट्स हैं, सेकंड वाले में भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो लिहाजा नंबर सेम है, इस वजह से हम इन्हें कहेंगे इक्विलेंट सेट। सबसेट क्या चीज है, जब किसी सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद होंगे तो हम कहेंगे कि जो सेट ए है वो सेट बी का सबसेट है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये इसका सिंबल है जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसे पढ़ेंगे ए सबसेट है बी का। और बी को हम कहेंगे कि बी जो है वो सुपर सेट है ए का। ये भी याद रखिएगा, अगर ए बी का सबसेट है तो जो बी है वो सुपर सेट है ए का। जिस तरह अगर आप कहेंगे कि ये जो है फलां का बेटा है तो दूसरा जो है वो उसका बाप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का रिलेशन आपने याद रखना है कि एक चीज जो है वो सबसेट है तो दूसरी चीज जो है वो सुपर सेट है। एवरी सेट इज आल्सो ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कोई भी सेट है वो अपने आप का सबसेट जरूर होता है। यानी ए सबसेट है ए का, बी सबसेट है बी का। इफ ए सबसेट है बी का देन बी सुपर सेट ऑफ सेट ए। ये मैं पहले बता चुका हूँ। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये सिंबल यूज करते हैं सुपर सेट के लिए, प्रॉपर सबसेट।
अब देखें सब सेट में हमने सिर्फ ये कहा है कि किसी एक सब सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे में मौजूद होने चाहिए। दूसरे पे हमने कोई शर्त नहीं लगाई, सेट बी पे हमने कोई शर्त नहीं लगाई, बस सेट ए पे शर्त लगाई है कि अगर आप चाहते हैं कि सेट ए जो है वो बी का सब सेट हो, तो बस यही शर्त है कि उसके सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद होने चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई सेट जो है वो प्रॉपर सब सेट हो, तो फिर हमें बी पे भी एक शर्त लगानी पड़ेगी। वो शर्त ये है कि सेट ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद होने चाहिए, लेकिन बी का कम अज कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। ये कंडीशन है प्रॉपर सबसेट की। और नीचे मैंने एग्जांपल दी है, ये देखें ए के तीन एलिमेंट्स हैं, ये तीनों बी में मौजूद हैं, लेकिन बी के दो एलिमेंट यानी 4 और 5, ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए के अंदर मौजूद नहीं है। तो ऐसे केस में ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट होगा। और प्रॉपर सबसेट को रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल है वो ये देख लें, ये सिंबल है। और डिफरेंस क्या है कि सबसेट में हम नीचे यहाँ पे लाइन लगाते थे, वो लाइन नहीं है यहाँ पे। अगर लाइन नीचे नहीं है तो इसका मतलब है ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है, ए प्रॉपर सबसेट है बी का। इम्प्रॉपर सबसेट की अगर हम बात करें तो ये है कि अगर एक सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हों और सेट बी के तमाम एलिमेंट सेट ए में मौजूद हों, तो हम कहते हैं ये दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट हैं। या दूसरे लफ्जों में मैं आसानी से आपको अगर यूं बताऊं तो वो ये है कि अगर दो सेट एग्जैक्टली इक्वल है आपस में, यानी तमाम एलिमेंट्स एक जैसे हैं सब में, तो हम कहेंगे कि ये दोनों सेट जो है वो एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट है। नीचे एग्जाम्पल भी है 1 2 3, 3 1 2, दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है, तादाद भी सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है। तो ऐसे सेट जो है वो आपस में इम्प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। और यहाँ पे आप ये देखें कि कोई भी जो सेट है वो अपने आप का इम्प्रॉपर सेट लाजमी होता है। कोई भी सेट अपने आप का इम्प्रॉपर सेट लाजमी होता है। पावर सेट, जब आप किसी भी सेट के तमाम सब सेट लिखते हैं और उनको एक बड़ी ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं, सॉरी जो करली ब्रैकेट उसमें इनक्लोज कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं ये एक पावर सेट बन गया है। जैसे कि यहाँ पे सेट ए दिखाया गया, इसके 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं, और इसके जब हम सब सेट लिखेंगे तो सब सेट लिखने का तरीका हमेशा याद रखें, सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखना होता है, फिर सिंगलटन सेट लिखने होते हैं, और फिर दो दो को मिलाना होता है, फिर तीन तीन को मिलाना होता है। इस तरीके से ये सारे के सारे सब सेट बनते हैं। तो इसके 8 सब सेट बनते हैं, तो आठों के आठों मैंने लिखे हैं। और बाहर क्या किया है, करली ब्रैकेट से इनक्लोज कर दिया है। ये करली ब्रैकेट जो है ये, इसे हमने इनक्लोज कर दिया है, शुरू में भी लगा दिया है और एंड पे भी लगा दिया है, और इस तरीके से तमाम सबसेट जो है वो करली ब्रैकेट में इनक्लोज हो गए हैं। और ये बन गया पावर सेट ऑफ ए। इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ ए। अगर आपने तादाद देखनी है कि किसी भी पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो आप फार्मूला यूज कर सकते हैं 2 की पावर n। और यहाँ पे n का मतलब है कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं। जैसा कि यहाँ पे सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, तो लिहाजा n की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी। ये सेट ए के 3 एलिमेंट्स हैं, तो n की वैल्यू 3 होगी। अच्छा, यहाँ पे एक और बात ये है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये ये आप इनको आपने सेट कंसिडर नहीं करना, बल्कि आपने पावर सेट के एलिमेंट कंसिडर करने हैं। ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, ये चौथा एलिमेंट है, और इस तरह ये आठवां एलिमेंट है। ये सारे अब यहाँ पे बतौर एलिमेंट हैं बेसिकली सब सेट। लेकिन पावर सेट में जब आप इनको पढ़ेंगे तो आप इनको एलिमेंट कंसिडर करेंगे। 2 की पावर n से आप टोटल नंबर ऑफ सब सेट भी फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर आपको सेट के एलिमेंट दे दिए जाए कि इस सेट के 5 एलिमेंट हैं, तो बताएं इसके टोटल सब सेट कितने बनेंगे, तो आप 2 की पावर 5 कर लेंगे, 32 एलिमेंट बनेंगे, सॉरी 32 सब सेट बनेंगे। और 32 ही एलिमेंट होंगे पावर सेट के। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट है वो अपने आप का लाजमी सबसेट जरूर होता है। और जो एम्प्टी सेट है वो हर एक का प्रॉपर सेट जरूर होता है। सॉरी, एम्प्टी सेट जो है वो हर नॉन एम्प्टी सेट का प्रॉपर सेट होता है। क्योंकि अगर वो खुद भी एम्प्टी होगा, तो एम्प्टी और एम्प्टी जो है वो तो फिर एक दूसरे के इम्प्रॉपर सेट है। क्योंकि जब दोनों सेट एक जैसे हो जाते हैं तो फिर वो प्रॉपर नहीं रहते बल्कि इम्प्रॉपर हो जाते हैं। एम्प्टी सेट डजंट हैव एनी प्रॉपर सबसेट। एम्प्टी सेट का कोई प्रॉपर सेट सबसेट नहीं होता, क्योंकि प्रॉपर सबसेट के लिए जरूरी है कि दूसरे वाले सेट में एक एलिमेंट कम अज कम एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। तो चूंकि एम्प्टी सेट खुद भी एम्प्टी है, तो उसका एक ही सबसेट बन सकता है। वो खुद एम्प्टी है तो वो इम्प्रॉपर ही बनेगा, प्रॉपर नहीं वो बन सकता। एवरी सेट इज इम्प्रॉपर सेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप का इम्प्रॉपर होता है। देयर इज ओनली वन प्रॉपर सबसेट ऑफ सिंगलटन सेट। अगर कोई सिंगलटन सेट है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि उसमें टोटल दो सबसेट होने हैं, एक एम्प्टी सेट होना है और एक वो सिंगलटन एलिमेंट जो खुद होना है। लिहाजा पहला जो है वो एम्प्टी, वो प्रॉपर सबसेट, और दूसरा वो बजाते खुद होगा, तो जो बजाते खुद होता है वो हमेशा इम्प्रॉपर सबसेट होता है। पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट 5 इज नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का जो पावर सेट होता है वो एम्प्टी नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर एक एलिमेंट होता है, और वो कौन सा होता है, वो 5 होता है। क्योंकि जब आप सबसेट लिखते हैं तो सबसे पहला सबसेट क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है।
तो लिहाजा जब पावर सेट आप लिखेंगे तो उसके अंदर एक एलिमेंट तो जरूर होगा, वो बताते खुद फाई होगा। सेट को रिप्रेजेंटेशन करना है, रिप्रेजेंटेशन के तीन तरीके हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड है, टेबुलर मेथड है, सेट बिल्डिंग नोटेशन है। डिस्क्रिप्टिव मेथड में आप किसी भी सेट को वर्डिंग में लिख देते हैं, यानी अगर आपके पास कोई 10 नंबर है 1 से लेकर 10 तक, तो आप उनको डिस्क्राइब कर देते हैं। आप इंग्लिश में लिख देते हैं या उर्दू में लिख देते हैं या किसी भी जुबान में लिख देते हैं, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो ये डिस्क्रिप्टिव मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने का। टेबुलर में आप वादे तौर पे लिख के बताते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्रैकेट्स के अंदर आपने एलिमेंट्स को पुट कर दिया, तो ये एक टेबुलर मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने का। तीसरा है सेट बिल्ड ऑन नोटेशन। इसमें हम करली ब्रैकेट्स के अंदर ये कुछ टर्म्स लिखते हैं, किस तरह पढ़ते हैं इनको, एक्स सच दैट, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये रिप्रेजेंट करती है सच दैट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, ये बिलोंग टू एन, और ये जो सिंबल है हैट, ये एन एंड पढ़ा जाता है एंड, एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि ये चीज हमें बता रही है कि स्टार्ट कहाँ से लेना है, और ये चीज बता रही है कि आपने लिमिट कहाँ तक, कहाँ से आगे एक्सीड नहीं करनी। तो यानी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो गए, और 10 से छोटे या बराबर, बराबर से लगाए क्योंकि 10 खुद भी हिस्सा है। अगर आप सिर्फ छोटा का सिंबल यूज करना चाहते हैं तो फिर आप लिखेंगे एक्स लेस देन 11। ये सिंबल मैं पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ। डिजिट्स और नंबर्स की बात करें तो डिजिट्स जो है ये 0 से लेकर 9 तक जो आपको नजर आते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे सारे डिजिट्स कहलाते हैं। लेकिन इन्हीं डिजिट्स को मिलाने से फिर हमारे पास नंबर बनते हैं, जैसे 1 और 0 को मिला दें तो 10 बन गया, 1 और 2 को मिला दें तो 12 बन गया। तो ये सारे के सारे नंबर्स होते हैं। ये थोड़ा डिफरेंस याद रखिएगा डिजिट में और नंबर में। सेट पे ऑपरेशन यूनियन, यानी दो सेटों को जब आप इकट्ठा कर देते हैं, उनके तमाम एलिमेंट को एक ही सेट में लिख देते हैं, तो उसे हम कहते हैं यूनियन। लेकिन याद रखें कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट दोनों सेटों में मौजूद है तो यूनियन लेते वक्त दोनों को रिपीट नहीं करना, बल्कि आपने एक ही दफा लिखना है। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम दोनों सेटों के सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। जो एलिमेंट्स कॉमन नहीं होते उनको हम नहीं लिखते। और अगर कोई सेट ऐसा है जिसमें दो सेट ऐसे हैं जिनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन हमारे पास एक एम्प्टी सेट आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा, फाई आ जाएगा। जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि रैशनल और इरेशनल नंबर का जब आप यूनियन लेते हैं तो हमारे पास रियल नंबर का सेट आता है। लेकिन जब रैशनल और इरेशनल नंबर का आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास फाई आ जाता है, यानी खाली सेट, क्योंकि रैशनल और इरेशनल नंबर में कोई नंबर भी कॉमन नहीं होता। कुछ प्रॉपर्टीज हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर आप दोनों सेटों की पोजीशन चेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ए यूनियन बी लें या बी यूनियन ए ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। ए इंटरसेक्शन बी लें, बी इंटरसेक्शन ए लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमेशा हमारे पास 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इसमें बी पोजीशन का ही देखा जाता है कि पहले आप ए यूनियन बी ले रहे हैं और बाद में फिर सी के साथ यूनियन ले रहे हैं। और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं कि पहले बी और सी का यूनियन ले रहे हैं और बाद में आप ए के साथ यूनियन ले रहे हैं, तो इसमें भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिमिलरली इंटरसेक्शन में भी आप ये चीज ओबे करवा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो अ, ये पहला जो लॉ है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यहां से देखना होता है आपने, ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और ये अगर हम देखें तो ये है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये दोनों लॉ जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपके पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और राइट साइड पे है ए यूनियन बी। यानी आपने अब यूनियन जिस तरह वो मल्टीप्लाई करते हैं, आप इसको यूं समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक नंबर है बाहर, एक्स है, एक्स नंबर है, और अंदर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए प्लस बी के साथ। तो इसका तरीकाकार क्या है कि पहले आप एक्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का सिंबल डालेंगे और फिर एक्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी दोनों में जो ऑपरेशन यूज हो रहा है वो मल्टीप्लाई का ही हो रहा है जो यहाँ पे है। ये चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है तो लिहाजा दोनों में मल्टीप्लिकेशन यूज हो रहा है। और ब्रैकेट में चूंकि प्लस का सिंबल है तो दरमियान में भी प्लस का सिंबल ही यूज हो रहा है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही केस है कि ए का बी के साथ आप यूनियन लेंगे ये वाला, फिर ए का सी के साथ यूनियन लेंगे, लेकिन दरमियान में आपने इंटरसेक्शन यूज करना है, और इसी का जो है दूसरा पार्ट वो भी यार ऐसे ही है। डी मॉर्गन के लॉज बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये जो ऊपर सी नजर आ रहा है ये कॉम्प्लीमेंट है, इसको आप सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह की डैश भी लगा सकते हैं। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये चेंज हो जाता है, अगर आपके पास इस साइड पे यूनियन है तो इधर फिर इंटरसेक्शन आ जाएगा। सिमिलरली दूसरे लॉ में रिवर्स हो जाता है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो इधर क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट में इनक्लोज्ड है, तो यहाँ पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है।
यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें अंडर कंसिडरेशन तमाम सेट्स मौजूद होते हैं, यानी ऐसा सेट, ये कोई फिक्स सेट नहीं होता, ये भी याद रखें कि कोई एक फिक्स सेट है जिसको आपने यूनिवर्सल सेट कहना है, बल्कि दिए गए तमाम सेट से जो बड़ा सेट होता है जिसके अंदर तमाम छोटे वाले सेट्स मौजूद होते हैं, तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, तो वो जो बड़े वाला सेट होता है उसको आप यूनियन सेट, सॉरी, यूनिवर्सल सेट का नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ए बी सी तीन सेट लिखे हैं, तो इन तीनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे नीचे दिए गए जो यूनिवर्सल सेट, इसमें तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो लिहाजा ये वाला यू जो है ये यूनिवर्सल सेट बोला जाएगा। दो सेटों का डिफरेंस कैसे ले सकते हैं? ए माइनस बी का मतलब ये है कि आप ए में से बी वाले एलिमेंट्स को निकाल दें। बड़ा सिंपल सा इसका याद रखने का तरीका है। ए माइनस बी का मतलब है ए में से बी के एलिमेंट्स निकाल दें। अब बी का एलिमेंट है टू, तो ये निकाल दें टू। बी का एलिमेंट है फोर, तो फोर भी निकाल दें। सिक्स है, ये भी निकाल दें। तो पीछे क्या रह गया? वन, थ्री, फाइव। तो ए माइनस बी जो है वो आपके पास आ जाएगा वन, थ्री, फाइव। अब बी माइनस ए का मतलब है कि बी में से एक एलिमेंट्स निकाल दें। तो आप देख सकते हैं बी में से ए को निकालना है, तो ए में उनके वन है, तो वन तो यहाँ है ही नहीं है बी में, तो कैसे निकालें? टू है, ये टू निकाल दें। थ्री इधर है ही नहीं है तो निकाल ही नहीं सकते। फोर, ये फोर भी निकाल दें। फाइव इधर है ही नहीं है तो हम नहीं निकाल सकते, तो सिक्स है तो ये सिक्स भी निकाल दें। तो अब बी में क्या बच गया? बी में कुछ भी नहीं बचा, तो लिहाजा एम्प्टी सेट आएगा आंसर। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली डिफरेंस ऑफ सेट्स ही होता है, लेकिन इसमें एक चीज फिक्स हो जाती है, वो है कि आपका जो पहला सेट है वो यूनिवर्सल सेट होगा। अभी ऊपर तो हमने देखा था ए माइनस बी था, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में ए माइनस बी नहीं होगा, बल्कि यू माइनस ए होगा, या यू माइनस बी होगा, या यू माइनस सी होगा, यानी पहला सेट जो है वो फिक्स हो जाता है, यूनिवर्सल सेट। और जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना होता है उसको आपने यू में से माइनस करना होता है, यानी ए को कॉम्प्लीमेंट लेना है तो इसका मतलब है कि आपने यू में से ए को माइनस करना है। बाकी माइनस करने का तरीका कार वही है कि आपने यू में से एक एलिमेंट निकाल देने और बाकी जो यू में एलिमेंट बच जाएंगे वो आपने लिख देने हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू करना है, बाकी माइनस करने का तरीका कार वही है कि आपने यू में से एक एलिमेंट निकाल देने और बाकी जो यू में एलिमेंट बच जाएंगे वो आपने लिख देने हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू यानी यू का अपना कॉम्प्लीमेंट, यू का जो अपना कॉम्प्लीमेंट है वो यू का कॉम्प्लीमेंट फिर बाई डेफिनेशन क्या होगा? यू माइनस यू। तो ये तो वैसे भी बाई रूल आप देख सकते हैं कि जब अपने आप में से किसी चीज को माइनस करना है तो वो जीरो ही आएगा। इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस फाइव। तो यू माइनस फाइव यानी यू में से आपने कुछ भी नहीं माइनस करना, इसका मतलब है यू का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो बताते खुद यू ही आएगा। इसके अलावा ये कुछ और फार्मूले भी हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट है और उसका यूनियन आप ले रहे हैं ए के साथ ही, तो ए का कॉम्प्लीमेंट का जब यूनियन लेंगे अपने आप के साथ ही तो आपके पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। और इसका अगर आप उल्ट करते हैं यानी ए को कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेते हैं ए के साथ, तो वो फाइव आ जाएगा, खाली सेट आएगा। ये आप खुद से कर सकते हैं, अपने पास से आप दो सेट ले लें, एक सेट ए ले लें और उससे एक बड़ा सेट यू ले लें, तो फिर आप ये वाला फार्मूला खुद से वेरीफाई कर सकते हैं कि वाकई इसका आंसर जो है वो यूनिवर्सल सेट आता है और इसका आंसर जो है वो खाली सेट आता है। आप ए सेट कुछ भी ले लें, यूनिवर्सल सेट भी कोई ले लें, लेकिन याद रखें कि ए के सारे एलिमेंट यू में मौजूद होने चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सल सेट होता ही वो है जिसमें तमाम अंडर कंसिडरेशन जो सेट होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। वेन डायग्राम ये एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा तरीकाकार है जिससे सेट को सेट और उसके जो मुख्तलिफ ऑपरेशन हैं जैसे कि यूनियन है, डिफरेंस है, इंटरसेक्शन है, ये सारी की सारी रिप्रेजेंट की जाती हैं। और इसमें यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो बाकी सेट होते हैं ए बी सी वगैरह या इस तरह के, उनको आप एलिप्स से या सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। फैक्टर्स, किसी भी नंबर के फैक्टर से मुराद है कि आपने उस नंबर को जिन जिन नंबर पे वो डिवाइड हो सकता है उनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना। या सिंपली आप यूं कह दें कि अगर एक नंबर है जैसे कि 12 नंबर है, तो 12 जिन जिन नंबर पे डिवाइड हो सकता है वो सारे के सारे उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे 12 वन पे भी डिवाइड हो जाता है, टू पे, थ्री पे, फोर पे, सिक्स पे और 12 पे बताते हैं खुद पे, तो ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स हैं। मल्टीपल्स क्या चीज़ है? मल्टीपल्स को सादा तरीके से अगर एक्सप्लेन करने तो ये है कि आप यूं कह लें कि जो टेबल आप पढ़ते हैं तो वो असल में आप मल्टीपल्स ही पढ़ रहे होते हैं। जैसे कि टू का जब आप टेबल पढ़ते हैं, टू 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 जार फोर, टू 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 थ्री जार सिक्स, टू फोर जार एट, टू फाइव जार टेन, तो ये अ, जो टेबल आप पढ़ रहे हैं इससे जो नंबर्स आपको मिल रहे हैं ये सारे के सारे टू के मल्टीपल्स हैं। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो वन और अपने आप के अलावा किसी पे भी डिवाइड हो सकते हो, यानी वन और अपने आप के अलावा किसी और पे भी जो डिवाइड हो सके उसे कंपोजिट नंबर कहा जाता है। जैसे कि फोर है, सिक्स है, एट, नाइन, टेन, ये सारे के सारे वन के अलावा अपने आप के अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड हो जाते हैं। फैक्टराइजेशन क्या है? प्राइम, एक्चुअली ये कंप्लीट है प्राइम फैक्टराइजेशन।
तो कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि 24 है, तो 24 की मैंने फैक्टराइजेशन की हुई है सामने, ये इसकी फैक्टराइजेशन की हुई है। तो 24 को अब आप ये फैक्टर्स की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये सारी सारी इसकी क्या कहलाती है, फैक्टराइजेशन कहलाती है। इंडेक्स नोटेशन, जब एक ही नंबर ज्यादा दफा मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम उसको एक ही दफा मुख्तलिफ पावर में लिख देते हैं। जैसे कि 3 है, वो 5 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये बजाय इसके कि हम 5 दफे इसको मल्टीप्लाई करें, तो इसको आसानी के लिए 3 की पावर 5 लिख देते हैं। और ये जो 5 है, या ये जो पावर 3 है, या ये जो पावर 2 है, ये सारे के सारे इंडेक्स कहलाते हैं। जिसके बाद एच सी एफ है, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इट इज लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड टू और मोर नंबर, यानी दो या दो से ज्यादा नंबर्स को डिवाइड करने वाला जो सबसे बड़ा नंबर है उसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है। जैसा कि 24 और 30 है, इनको, इन दोनों को 2 भी डिवाइड कर लेता है, इन दोनों को 3 भी डिवाइड कर लेता है, लेकिन अगर इन दोनों को 6 भी डिवाइड कर लेते हैं, तो जो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है वो 6 है। 6 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, तो लिहाजा ये 6 जो है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ये सेट, दो सेट जो है वो यहाँ पे दोबारा इंक्लूड करने पड़े, पहले स्किप हो गए थे। डिसजॉइंट सेट, अगर दो सेट ऐसे जिनमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो तो उन्हें हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं, और अगर दो सेटों में कोई एलिमेंट कॉमन हो तो हम उन्हें ओवरलैपिंग सेट भी कहते हैं। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये है कि आप ए का यूनियन लेते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ तो आपके पास यू मिल जाता है, ए का इंटरसेक्शन लेते हैं यू के साथ तो आपके पास ए मिल जाता है। लीस्ट कॉमन फैक्टर, अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा नंबर्स हैं तो उनके लीस्ट कॉमन जो मल्टीपल है, सॉरी, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल नाम से है कि आप उनके मल्टीपल्स लेते हैं। 3 का भी मल्टीपल्स आप चलाएं, 1 3 6 9 12, और 4 के भी मल्टीप्लाई चलाएं, यानी 4 8 12 16 20 24, और सिमिलरली 6 के भी तो आप मल्टीपल चलाएं, 6 12 18 24 30 36 वगैरह। तो उनमें जो सबसे छोटा मल्टीपल कॉमन होगा उसे आप कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस केस में जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो आपका आ रहा है 12 आ रहा है, 3 4 6 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है वो 12 आ रहा है। और इसको फाइंड करने का तरीका ये होता है कि आप इनको, यानी 3 4 6 का अगर आपने एलसीएम लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है, तो आप इस तरीके से ले सकते हैं कि 3 4 और 6 को यहाँ पे रखें और इनको डिवाइड करें। तो पहले 2 पे करेंगे, 3 चूंकि नहीं होता तो 3 एज इट आ जाएगा, 2 2 आर 4 2 3 आर 6, और फिर 3 को आप लेंगे, 3 1 आर 3, 2 नहीं डिवाइड होगा तो 2 एज इट आ जाएगा, 3 1 आर 3। आप इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा। LCF and LCM may be found by prime factorization method and by division method। दो तरीकों से आप फाइंड कर सकते हैं LCF भी और LCM भी, फैक्टराइजेशन मेथड से भी और डिवीजन मेथड से भी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि दो नंबर्स का जो आपस में प्रोडक्ट होता है, ये दो नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होता है HCF के और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। दो नंबर है, फर्ज करें एक नंबर है 12 है, एक नंबर है 18, तो उन दोनों का प्रोडक्ट और उन दोनों के HCF और LCM का प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होगा। नेक्स्ट है, कुछ नंबर है उनके अंदर डिफरेंट ऑपरेशन हैं, तो उनको आपने कैसे बाई रूल सॉल्व करना है। तो ये BODMAS बॉडमस, ये रूल जो है वो आपने याद रखना है। BO जो है ये ब्रैकेट ऑफ, और D फॉर डिवीजन है, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। इसके अलावा अगर बार दी हुई है ऑपरेशन के अंदर तो सबसे पहले आपने बार को सॉल्व करना है। एचसीएफ और एलसीएम की एप्लीकेशन क्या है, जब कभी भी आपको ग्रेटेस्ट लेंथ या ग्रेटेस्ट नंबर की बात की जाएगी तो वहां पे आपने एचसीएफ फाइंड करना होता है, और जहां कहीं पे भी आपको लीस्ट या मिनिमम की बात की गई हो वहां पे आपने एलसीएम फाइंड करना होता है। तो ये दो एग्जांपल्स मैंने इंक्लूड किए, आप नोट से अच्छी तरह इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उनको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।